गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ओम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का पाठ समांतर श्रेणी को। देखिए, अभी तक मैं जितने भी वीडियो बना रहा था वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए था, लेकिन अब जो है इस चैनल पे हिंदी माध्यम के भी बच्चों के लिए वीडियो आएंगे। उस श्रेणी में जो है मैं पहला पाठ स्टार्ट करने जा रहा हूँ समांतर श्रेणी को। पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा विषय सूची पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पद के बारे में, देन उसके बाद पढ़ेंगे प्रथम पद के बारे में, जिनको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। फिर समांतर श्रेणी का परिभाषा देख लेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद सार्व अंतर स्मॉल डी के बारे में पढ़ेंगे। फिर परिमित एपी, देन ए परिमित एपी के पास जाएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और आखिरी में हम लोग इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो कर लेंगे, सब के सब यहीं कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है पद। आखिर पद होता क्या है? सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। मतलब कि किसी भी सूची में जो भी संख्या दिया होता है वो सब के सब क्या होते हैं? पद होते हैं। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पहले से दो सूची लिख कर रखा हूं। पहले सूची में है 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब कि यहाँ पर सब के सब पद हैं। 1 भी पद है, 2 भी पद है, 3 भी पद है और वैसे ही 6 भी पद है। जो सेकेंड एग्जाम्पल मैं लिखा हूं 100, 70, 40, 10, यहाँ पर भी सब के सब क्या है? अकेले पद हैं। 100 भी पद है, 10 भी पद है और 70 भी पद है। मतलब कि पद का सिंपल सा मतलब होता है कि सूची में जितने भी संख्या दिए होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? एक पद होते हैं। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक है प्रथम पद किसे कहते हैं? किसी भी दिए गए सूची के पहले पद को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। मतलब जो भी सूची गिवन होगा ना, उसमें जो पहला पद होगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, तथा प्रथम पद को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर पहले से 3-4 सूची बना के रखा हूं। जहां पर एक है -7, ये है पहला पद। तो पहले सूची में जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो -7 हो जाएगी। दूसरे सूची में ये एक हम सम संख्या की सूची लिए हैं, जहां पर पहला पद क्या किए हैं? पहला पद होगा यहाँ पर 2 होगा, तो ए की वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। वैसे ही ये जो तीसरा सूची लिया हूं, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह अभी हमने पद कवर किया और प्रथम पद कवर कर लिया। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को परिभाषा पढ़ने से पहले हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में जान लेते हैं, फिर परिभाषा पढ़ लिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं पहले से 3 श्रेणी एग्जाम्पल में लिख के रखा हूं। ये जो पहला श्रेणी है उसमें खासियत ये है कि जितने भी यहाँ पद दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर पदों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर टोटल 5 पद दिए हुए हैं। ये जितने भी पद है ना, अपने पिछले पद में कुछ ना कुछ जोड़ने से अगला पद बन रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो पहला पद है वो 2 है और जो अगला पद है वो क्या है? 4 है। मतलब 2 में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? 2 को जोड़ रहे हैं, तब तो कहाँ पहुंच रहे हैं? 4 के पास पहुंच रहे हैं। वैसे ही सेम 4 में 2 ऐड करेंगे तब 6 के पास पहुंच रहे हैं। सेम वैसे अगला 6 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 8 के पास पहुंच रहे हैं और 8 में जब फिर से वापस 2 जोड़ रहे हैं तो 10 के पास पहुंच रहे हैं। देखिए, इस श्रेणी में खासियत क्या है? अगले पद को लाने के लिए हम लोग हमेशा एक निश्चित संख्या को ही ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं और इस श्रेणी में बस 2 और 2 जोड़े हैं। ठीक है, यदि ऐसा केसेस आ जाए ना तो इस श्रेणी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। फिर दूसरे कंडीशन में आते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? -1। -1 से -3 में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही सेम -3 से -5 में जाने के लिए आपको -2 फिर से करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे -2 करेंगे तो -7 आ जाएगा, फिर -2 करेंगे तो -9 आएगा और फिर से -2 करेंगे तो -11 आ जाएगा। मतलब कि ये होता है कि समांतर श्रेणी में
एक समान संख्या को कभी जोड़ा जाता है और कई बार समान संख्या को घटाया भी जाता है। ये देखिए यहाँ पर सब, यहाँ पर -2 ही घटाया हूँ, यहाँ भी -2 ही घटा रहा हूँ, यहाँ भी -2 ही घटा रहा हूँ। मतलब कि या तो जोड़ो या तो घटाओ। जोड़ घटाने के बाद हमेशा हर बार एक सेम संख्या को जोड़ना होता है। कोई जरूरी नहीं कि 2 ही जोड़ेंगे। यदि 3 जोड़ रहे हैं तो 3 3 ही जोड़ते चले जाएंगे, और यदि यहाँ 4 ऐड ऑन हो रहा है तो 4 4 ही ऐड ऑन होते जाएगा। देखिए तीसरी श्रेणी में यहाँ पर क्या जुट रहा है, 0 जुट रहा है। देखिए पूरे श्रेणी में 0 ही जुटेगा। देखिए यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो जब ऐसा कंडीशन बन जाए जहां पर एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर या फिर एक निश्चित संख्या को घटाने पर जो हमें श्रेणी मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब पढ़ लेते हैं समांतर श्रेणी का परिभाषा। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, ये क्या है, संख्या की सूची है, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने तथा घटाने पर प्राप्त हो रहे हैं। देखिए पहला श्रेणी में जोड़ने पर प्राप्त हो रहे हैं, दूसरे श्रेणी में घटाने पर प्राप्त हो रहे हैं। यदि ऐसा सीरीज मिल जाए तो इस सीरीज को हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। ये परिभाषा समांतर श्रेणी का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सार्व अंतर, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल d से। देखिए सार्व अंतर का परिभाषा मैं लिख दिया हूं, किसी भी समांतर श्रेणी को प्राप्त करने के लिए जो भी निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है उस निश्चित संख्या को ही सार्व अंतर कहते हैं। मतलब कि किसी भी श्रेणी को प्राप्त करने के लिए हमें या तो किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ना होता है या तो किसी एक निश्चित संख्या को घटाना होता है, और जो निश्चित संख्या को हम जोड़कर समांतर श्रेणी को प्राप्त कर रहे होते हैं वो निश्चित संख्या ही सार्वंतर होता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल में लिखा हुआ है, एक संख्या श्रेणी लिखा हुआ है जहां पर पहला पद है 5, दूसरा पद है 10। मतलब 5 से 10 में जाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, +5 करना पड़ रहा है। फिर अगला 10 से 15 में जाने पर +5, अगला +5। देखिए जो पहला श्रेणी है यहाँ पर सार्व अंतर क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि एक निश्चित संख्या 5 को जोड़ने से ये श्रेणी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि सार्व अंतर जो होता है वो धनात्मक होता है। देखिए दूसरा श्रेणी यहाँ पर मैं लिया हूँ जिसमें पहला पद है 6, अगला पद है 0, देन है -6 और आखिरी में है -12। 6 से 0 में जाने के लिए हमें घटाना होगा, कितना, -6 पर क्या करना होगा, घटाना होगा। अगला 0 से -6 में जाने के लिए फिर से -6 को घटाना होगा, और -6 से -12 में जाने के लिए फिर से -6 को घटाना होगा। देखिए यहाँ पर फिर से एक निश्चित संख्या को ही घटाया हूं, बार बार -6 हो रहा है। मतलब कि इस श्रेणी में सार्व अंतर क्या होता, -6। यहाँ पर d की वैल्यू क्या हो जाती, -6। मतलब कि ये पता चल रहा है कि इस श्रेणी में d की वैल्यू क्या थी, +5 था। मतलब सार्व अंतर जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और देखिए यहाँ पर भी एक श्रेणी में लिख के रखा हूं, ये श्रेणी है, प्रथम पद है 10, द्वितीय पद भी 10 है, तृतीय पद भी 10 है और चतुर्थ पद भी 10 है। यहां से 10 में 10 जाने के लिए +0 करना होगा, यहां भी +0 करना होगा और यहां भी +0 करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ जो सार्व अंतर का मान है वो 0 होगा। इन तीनों श्रेणी से हमें ये पता चल रहा है कि सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं नोट डाल के पॉइंट लिख दिया हूं, सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये थे आपके सार्व अंतर, कंप्लीट हो गए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है परिमित एपी। वैसे समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो तथा श्रेणी में अंतिम पद दिया हो। इसका मतलब ये होता है कि वैसे समांतर श्रेणी जिसमें हम पदों की संख्या को गिन सकते हैं, जो फिक्स हो, तथा अंतिम पद उसमें दिया हो, जो दिखाई दे रहा हो। जैसे यहाँ एग्जांपल लिए हैं
6,12,18,24,30। यहाँ देखिए हम लोग पद यहाँ पर काउंट कर पा रहे हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर पद कितने हैं 5, और उस पद को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर अंतिम पद भी दिख रहा है, अंतिम पद क्या है 30 है। वैसे ही यहाँ पर पहला पद क्या है 6 है, और यदि सार्वंतर निकाला जाए तो 12 माइनस में 6 हो जाता सार्वंतर। सार्वंतर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सार्वंतर क्या हो जाता, यहाँ पर सार्वंतर आ जाता 12 माइनस 6 इक्वल टू में 6 हो जाता। ठीक है, एक और एग्जांपल लिए हैं 10, 15, 20, 25। यहाँ पर भी पद की संख्या जो है वो परिमित है। कितने हैं पद 4 हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाती 4 हो जाती। और अंतिम पद भी यहाँ दिख रहा है, अंतिम पद क्या है 25, और यहाँ पर पहला पद क्या है 10। और यदि यहाँ सार्वंतर फाइंड करते हैं तो यहाँ सार्वंतर हो जाता 15 माइनस 10 इज इक्वल टू में 5। ये थे आपके परिमित एपी, परिमित श्रेणी। नेक्स्ट टॉपिक है अपरिमित एपी, वैसे समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं तथा अंतिम पद भी न हो। मतलब कि वैसे श्रेणी जहां पदों की संख्या डिफाइंड नहीं हो, जहां हम लोग पद की संख्या को काउंट नहीं कर सकते हैं तथा अंतिम पद वहां नहीं हो। देखिए यहाँ पर मैं उदाहरण लिया हूं 1, 2, 3, 4, 5 और बाजू में डैश डैश मार के छोड़ा हुआ है। ये डैश डैश का मतलब होता है ना कि अभी यहाँ ढेर सारा नंबर है, बहुत दूर तक गया है। ठीक है, वो इनफिनाइट तक गया हुआ है, अनगिनत तक गया हुआ है। जहां पर देखिए अंतिम पद यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, अंतिम पद नहीं दिख रहा है, और यदि अंतिम पद नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसको पदों की संख्या को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिख जरूर 5 रहा है, लेकिन 5 के बगल में फिर से डैश डैश मारा हुआ है, मतलब कि यहाँ ढेर सारे पद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पद की संख्या डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये कौन सा ये है अपरिमित एपी है, अपरिमित समांतर श्रेणी है। जहां पर ए की वैल्यू तो दिख रहा है, ए की वैल्यू 1 है, और डी सार्वंतर भी दिख रहा है, वो भी 1 है। उसी तरह दूसरा उदाहरण यहाँ है 10, 12, 14, 16। ये भी डैश डैश लगा के छोड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ भी पदों की संख्या अनगिनत होगी। और जब ऐसे केसेस आ जाए जहां पर पदों की संख्या अनगिनत हो, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, तो उस श्रेणी को हम बोलते हैं अपरिमित एपी या फिर अपरिमित समांतर श्रेणी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स है उन लोग को हम लोग पढ़ लिए, अब आ गए हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखा हूँ एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी लिखना है। देखिए सबसे पहला चीज जो हमें नोटिस करना है ना, कि ये जो एपी है ना एक अपरिमित एपी है। क्या है, अपरिमित एपी है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी अंतिम पद नहीं दिख रहा है, अभी जो पिछले स्लाइड में हम लोग कवर किए हैं। लेकिन अपरिमित एपी में भी हम लोग ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए मतलब जो पहला पद हो। देखिए तो इस श्रेणी में पहला पद क्या लिखा हुआ है 3/2, तो मतलब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। ए की वैल्यू आ गया, पहला पद हो गया 3/2। अब निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए ना आप किसी भी सेकेंड टर्म से पहले टर्म को घटाइए, या फिर थर्ड टर्म से दूसरे टर्म को घटाइए, या फिर फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को घटाइए। मतलब कि एक अगले पद से उसके एक पिछले पद को क्या करना होता है, घटाना होता है। मतलब कि यहाँ पर यदि हम लोग फॉर्मूला बनाएं तो इसको बोलते हैं पहला पद। पहला पद के लिए या तो हम लोग स्मॉल ए यूज करते हैं, या तो स्मॉल a1 यूज करते हैं। वैसे ही अगले पद के लिए हम लोग यूज करते हैं a2, फिर यूज करते हैं यहाँ पर a3। तो मतलब यहाँ पर सार्वंतर के यदि हम लोग फॉर्मूला बनाए, सूत्र बनाए, तो ये होता a2 माइनस में a1। तो a2 का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 माइनस, और a1 का वैल्यू दिया है 3/2। बाकी यहाँ पे आप लघुत्तम निकालिएगा तो 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट 1 टाइम में, 1 माइनस में 3, तो ये हो जाता -2/2, ये आता -1। मतलब कि d का जो वैल्यू आया है वो -1 आया है। यहाँ पे सार्वंतर -1 आया है।
और पिछली ही हम लोग स्लाइड में पढ़े हैं कि सार्वंतर ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। तो यहाँ पर जो सार्वंतर आया वो ऋणात्मक आया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिए गए सूची में से कौन से एपी नहीं है। यहाँ पर मैं 4 सूची लिखा हूं, अब हमें ये छांटना है कि कौन सा सूची एपी है और कौन सा सूची एपी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक साल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में ये आता ही आता है। अभी जब हम लोग 2025 का क्वेश्चन करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर करेंगे वहां भी ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए एपी छांटने के लिए हमें निकालना होता है सार्वंतर, कम से कम सार्वंतर की 2-3 वैल्यू निकालनी होती है, मतलब D1, D2 और D3। यदि तीनों वैल्यू समान आ जाए तो वो एपी होगा और नहीं आए तो नहीं होगा। देखिए यहाँ निकालते हैं। सबसे पहला 4 से 10 में जाने के लिए क्या करना होता होगा, +6 किए होंगे, ठीक है। और 10 से 16 में जाने के लिए अगेन +6 हुआ होगा और 16 से 22 में जाने के लिए अगेन +6 हुआ होगा। जो ये नंबर निकल कर आ रहा है ना उसको क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, डी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर डी तीनों जगह क्या था, समान था। तो यदि ऐसा कंडीशन आ जाए डी का मान सब जगह सारे श्रेणी में समान आ जाए तो उनको हम लोग बोलते हैं एपी श्रेणी। मतलब कि ये जो पहला श्रेणी था वो एपी में है। क्या है, पहला श्रेणी एपी है। अब वैसे दूसरा श्रेणी चेक करते हैं। देखिए दूसरे श्रेणी में आएगा तो यदि यहाँ पे हम लोग D1 की वैल्यू निकाले तो मतलब फॉर्मूला बनता A2 माइनस में A1, मतलब कि सेकेंड पद में से दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना होता है, घटाना होता है। कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालने के लिए देखिए सेकेंड पद क्या है, 2 है, माइनस और ये पहला पद क्या है, -2 है, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है। तो मतलब ये हो जाता 2 + 2 = में 4। तो मतलब D1 का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। वैसे 1-2 और निकालते हैं, D2 निकालते हैं। तो D2 का फॉर्मूला क्या बन जाता, A3 माइनस में A2। देखिए जो पद होते हैं उसके पिछले पद को माइनस करना होता है। तो A3 का वैल्यू हो गया -2, तो यहाँ लिखते हैं -2 माइनस और A2 का वैल्यू क्या है, 2 है। देखिए -2 क्या जाता, -4 आ जाता। यहाँ यदि ध्यान से देख रहे हैं तो D1 की वैल्यू 4 है और D2 की वैल्यू -4 है। मतलब कि यहाँ क्या हुआ है, D1 की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू D2 की वैल्यू है। जब ऐसा कंडीशन बन जाए, पहला सार्वंतर दूसरे सार्वंतर के बराबर न हो तो वो सीरीज एपी में नहीं होगा। ये सीरीज एपी नहीं है, ठीक है। पहले केसेस में देखिए तीनों जगह सार्वंतर समान था, लेकिन यहाँ 2 सार्वंतर निकालना हो, दोनों अलग अलग आ गया है, तो अगला निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे लिख देंगे ये एपी में नहीं होगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पहला पद ए होगा, दूसरा पद -a होगा, तीसरा पद -3 है और चौथा पद -5 है। वैसे हम लोग D1 निकालते हैं तो फॉर्मूला बनता A2 माइनस में A1, A2 का वैल्यू है -1 -1, ये होता -2, ये आ गया -2 सार्वंतर। वैसे D2 की वैल्यू निकाले तो ये होता A3 माइनस में A2, A3 का वैल्यू है -3 माइनस और A2 का वैल्यू है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये होता -3 + 1, तो यहाँ से आता -2। देखिए अभी दोनों का दोनों समान चल रहा है। वैसे ही हम लोग D3 की वैल्यू निकालते तो ये होता A4 माइनस में A3। A4 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -5 -3, तो -5 + 3, यहाँ भी आया -2 आया। यहाँ तीनों जगह D1 की वैल्यू भी -1 है, D2 की वैल्यू भी -2 है, D3 की वैल्यू भी -2 है। तीनों जो आया है वो -2 ही आया है। यदि जब ऐसा कंडीशन बन जाए जहां पर D1 की वैल्यू, D2 की वैल्यू और D3 की वैल्यू क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उस वाले श्रेणी को बोलते हैं एपी श्रेणी। ये है एपी श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए आखिरी एग्जांपल, यहाँ पर क्या होता, यदि हम लोग D1 निकालते तो 1 - 1 क्या हो जाता, 0 हो जाता। D2 निकालते तो 2 - 1 1 हो जाता। यहाँ पर देखिए D1 का वैल्यू D2 की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो
तो अब D3 चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये AP श्रेणी में नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर टोटल 4 उदाहरण में से पहला और दूसरा जो उदाहरण है वो AP में था, तीसरा और चौथा AP में नहीं था। मतलब इतने समझ में आए कि जब सार्व अंतर पूरे श्रेणी में समान होंगे तो वो वाले AP में होंगे, और जब सार्व अंतर अलग अलग आने लगेंगे तो वो वाले AP में नहीं होंगे। देखिए अब हम लोग करेंगे आज के टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं सबको यही कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस 2025 बिहार बोर्ड के पेपर में है। बस आज के टॉपिक से 4-5 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है, मतलब वही टॉपिक छांटना है कि कौन सा समांतर श्रेणी होगा कौन सा नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या निकालना होगा, सार्वंतर। यदि इसका सार्वंतर निकाला जाए पहला, तो पहला का क्या हो रहा है, सार्वंतर प्लस में 2 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, प्लस में 6 हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर वेरी कर गया, अलग अलग आ गया, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगा। फिर अगले में चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यदि D1 की आप वैल्यू निकालते तो ये होता A2 माइनस में A, जो कि A हो जाता। यदि D2 की वैल्यू निकालते तो ये होता A3 माइनस में A2, A3 माइनस में 2A इज इक्वल टू में A हो जाता। फिर अगला D3 का वैल्यू निकालते तो 4A माइनस में 3A, फिर से क्या हो जाता, A हो जाता। यहाँ देखिए सार्वंतर बार बार, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है और यहाँ भी A है। मतलब कि जो ये वाला श्रेणी है ये समांतर श्रेणी होता, और जो बच गया C और D, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। जब यहाँ पर D की वैल्यू निकालने आते हैं D1 की, तो ये A स्क्वायर माइनस में A होता, जो कि A स्क्वायर में से A को कभी भी माइनस नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है, घात है, ये 2 है, और यहाँ पर घात क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, द्विघात है, और यहाँ पर ये लीनियर है, तो कभी भी माइनस नहीं हो सकता है, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं होता। यहाँ पर आइए तो 1 का स्क्वायर है जो कि 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। यदि यहाँ पे सार्वंतर निकाला जाए तो 3 होता, और यहाँ पर 5 होता, तो यहाँ पर भी सार्वंतर क्या कर गया, वेरी कर गया। तो आपसे पूछा था कि कौन सा समांतर श्रेणी होगा, ये बी वाला जो उदाहरण है ये समांतर श्रेणी होता। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है पूछा है। पहले पूछा था है और अब पूछा है नहीं है। तो अब यहाँ देख लेते हैं कहाँ सार्वंतर जो है अलग आ रहा है। देखिए पहले में चेक करिएगा तो यहाँ पर क्या लिखा है, पहला प्रथम पद है x, द्वितीय पद है 2x। तो यहाँ पर यदि हम लोग सार्वंतर निकालने जाएंगे तो यहाँ पर सार्वंतर क्या आता, x में x जोड़ते तब 2x होता, फिर 2x में x जोड़ते तो 3x होता, फिर 3x में x जोड़ते तो ये क्या हो जाता, 4x हो जाता। मतलब कि ये सार्वंतर यहाँ पर क्या आया है, समान आया है, तो ये समांतर श्रेणी होगा। हमें क्या छांटना है, नहीं होगा वाला छांटना है। देखिए फिर यहाँ पर 2 से 4 में जाते तो +2, 4 से 6 में जाते +2, 6 से 8 में जाते +2, और 8 से 10 में जाते तो +2। फिर से सार्वंतर क्या है, बार बार सेम आ गया है, 2 आ गया है, तो ये भी समांतर श्रेणी होगा। डी वाला चेक करते हैं, 7 से 14 में जाने के लिए +7, 14 से 21 में जाने के लिए +7, 21 से 28 में जाने के लिए +7। देखिए ए, बी और डी में सार्वंतर जो है वो समान आया है, इसलिए ये तीनों क्या होता, समांतर श्रेणी है। लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ जाइएगा तो +8, और यहाँ जाने के बाद +16 करना पड़ रहा है, तो ये वाला समांतर श्रेणी नहीं होता। मतलब कि इतना समझ में आ रहा है कि जब कभी स्क्वायर चले या फिर क्यूब चले, स्क्वायर और क्यूब जो होता है वो समांतर श्रेणी नहीं होता है। अब आपको समय वेस्ट करने की वहां जरूरत नहीं है, सीधे जहां पर आपको स्क्वायर दिख रहा होगा वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। स्क्वायर और क्यूब क्या होते हैं, समांतर श्रेणी कभी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √3 का सार्वंतर निकालना है। देखिए यहाँ पर देख के रखा है कि जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, तो मतलब सार्वंतर निकालने के लिए हमें बस d की वैल्यू निकाल देना है।
तो डी का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं सूत्र, a2 माइनस में a1। a2 मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है 3 प्लस रूट 2 है, फिर माइनस, और a1 का मतलब होता है पहला पद, पहला पद क्या है 3 है, तो ये -3 और ये +3, मतलब कि सार्वंत्र क्या हो गया रूट 2 हो गया। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में, ये है ऑप्शन नंबर डी। देखिए बस आज के टॉपिक से आपके 2025 में 3 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी ये टॉपिक जो है वो फिनिश नहीं हो रहा है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, बस मैंने आज का टॉपिक खत्म किया है। और यहाँ पर पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन आए हुए थे 2025 में, मैं पूरा 3 का 3 क्वेश्चन करा दिया। तो अब स्टूडेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो को वापस प्ले कीजिए, नोट्स बनाइए, देखिए और अपना अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और एक थिंग, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कमेंट कीजिए जाकर कि आपको वीडियो कैसे लगे और वीडियो में क्या क्या आपको चेंज चाहिए। सो धन्यवाद स्टूडेंट्स।